वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है। तो ये नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है पार्लियामेंट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था ओरिजिनल कब आया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ओरिजिनली कब आया था? इस साल 1972 में, है ना। और अभी तक कई बार अमेंड हो चुका है, ये कई बार अमेंड किया गया है। और लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ था इसका 2006 में, इससे पहले। और फिर से एक बार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करने के लिए एक नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है 2021 में। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या प्रोविजंस हैं और क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो सबसे पहले की न्यूज़ क्या है कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए, हर फील्ड से रिलेटेड एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है ना। आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे स्टैंडिंग कमिटीज होते हैं पार्लियामेंट में, जो डिफरेंट सब्जेक्ट पे क्या करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, उसकी जांच करते हैं कि उसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या कमी है ना। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी एक स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की। उसने अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट किया है इस बिल के ऊपर। मतलब कोई भी बिल जब इंट्रोड्यूस होता है तो रीडिंग के बाद, फर्स्ट रीडिंग के बाद वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला जाता है, ताकि उसकी स्क्रूटनी हो सके कि उस बिल में क्या कमी है ना, क्या अच्छाई है, क्या कमी है, उसमें क्या सुधार की जरूरत है। और उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे उसमें कुछ बदलाव भी होता है। तो इस बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया था और उसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। और उस रिपोर्ट में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने क्या बताया है, The standing committee has found that some species were excluded from various schedules of wildlife and plants that have been proposed by the Environment Ministry। यानी इस बिल के तहत Environment Ministry जो शेड्यूल प्रपोज किया है। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आप देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था उसमें कुछ शेड्यूल्स हैं, 6 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? लिस्ट। और उन लिस्ट में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में वो लिस्टिंग की गई है कि उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है ना। जैसे शेड्यूल 1 में जो एनिमल्स होंगे उनको ज़्यादा जरूरत होता है प्रोटेक्ट करने का, है ना। वो एंडेंजर्ड होते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। उसी तरह 6 शेड्यूल्स होते हैं, तो हम आगे देखेंगे। तो उन शेड्यूल्स में जो लिस्ट बनाया गया है, तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने जो वो लिस्ट प्रपोज किया है, उसमें कमेटी ने बताया है कि कुछ स्पेसीज को छोड़ दिया गया है ना। कुछ फ्लोरा और फौना की जो स्पेसीज हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो उसे फिर से इंक्लूड करने की जरूरत है ना। इस अमेंडमेंट के द्वारा शेड्यूल में कुछ लिस्ट भेजा गया होगा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, है ना। तो स्टैंडिंग कमेटी का कहना है कि उस लिस्ट में बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना के कुछ स्पीसीज को छोड़ दिया गया है, जिन्हें फिर से इंक्लूड करने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ हम समझेंगे कि इस बिल का की फीचर्स क्या है, क्या चेंज लेकर आ रहा है ये बिल। ओके, तो सबसे पहले इम्प्लीमेंटिंग प्रोविजंस ऑफ साइट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत दिनों से इस पे बात हो रही थी कि साइट का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज, यानी जो भी स्पेसीज इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड का मतलब पता है आपको? IUCN का रेड डेटा बुक होता है, उसमें स्पेसीज को कई सारे लिस्ट में कैटेगराइज किया जाता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा होता है? एक्सटिंक्शन, उसके बाद एक्सटिंक्शन इनटू वाइल्ड, उसके बाद क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसके बाद इंडेंजर्ड, है ना, उसके बाद थ्रेटेन्ड, उसके बाद वनरेबल। तो ऐसे करके लिस्ट बनाया जाता है। तो उसमें जो इंडेंजर्ड स्पेसीज होते हैं, उन इंडेंजर्ड स्पेसीज के इंटरनेशनल ट्रेड को ये कंट्रोल करता है, ये रोकता है। कौन? जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज है, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? साइट्स। यानी जो भी स्पेसीज इंडेंजर्ड लिस्ट में है, उनके ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को वो रेगुलेट करता है, ये कन्वेंशन। समझ में आया ये साइट? तो साइट्स के जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी प्रावधान है, उसको भी बोला गया है कि उसको भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल किया जाएगा इस बिल के तहत, है ना। तो पहला चेंज क्या लाया गया कि साइट्स में जो भी प्रोविजन है, जो भी प्रावधान है,
इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए, उनके ट्रेड को रोकने के लिए उन प्रोविजंस को भी इसमें शामिल किया जाएगा, इस बिल में, इस एक्ट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको भी शामिल किया जाएगा इस अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, तो पहला ये प्रोविजन। और इसमें बोला गया है कि इसमें क्या बोला गया है, द बिल प्रोवाइड्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट अ मैनेजमेंट अथॉरिटी which grants export और import permit for trade of species। इसके लिए क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि कैसे उस ट्रेड को रेगुलेट करेगा, क्योंकि साइट्स में क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना है, खासकर इंडेंजर्ड स्पीसीज से रिलेटेड ना। तो उसके लिए इस एक्ट में क्या प्रोविजन है कि एक मैनेजमेंट अथॉरिटी अपॉइंट किया जाएगा, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वो डिसाइड करेगा, वो रेगुलेट करेगा किस स्पीसीज का इंपोर्ट और इम्पोर्ट होगा, किस स्पीसीज का इंपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं होगा। समझ में आया? तो पहला ये प्रोविजन है विच ग्रांट्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट परमिट फॉर ट्रेड ऑफ स्पीसीज, यानी किसी भी स्पीसीज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो परमिट है वो कौन ग्रांट करेगा, ये मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी। ठीक है, दूसरा क्या नई चीजें लाई गई हैं, रेशनलाइजिंग शेड्यूल्स, मतलब शेड्यूल्स को रेशनलाइज करना है ना, व्यवहारिक बनाना। कैसे, तो अभी करेंटली जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, उसमें कितने शेड्यूल्स हैं, 6 शेड्यूल है ना। जो एनिमल से रिलेटेड 4 शेड्यूल है, स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स, स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स से रिलेटेड 4 शेड्यूल है। और शेड्यूल 1 में शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4। ठीक है, तो शेड्यूल 1 में सबसे जो हाईली इंडेंजर्ड है, जिनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनको शेड्यूल 1 में, उसी तरह शेड्यूल 2 में जो उनसे कम जिन्हें जरूरत है, फिर शेड्यूल 3 में, है ना। तो ऐसे रखा गया। तो 4 जो शेड्यूल है वो स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स के लिए बनाए गए हैं, 4 लिस्ट। स्पेशली प्रोटेक्टेड प्लांट्स के लिए 1 लिस्ट है करंट में, और वर्मिंग स्पीसीज के लिए 1 है। वर्मिंग स्पीसीज क्या होते हैं, वैसे स्पीसीज, खासकर फौना के, मतलब एनिमल्स के वैसे स्पीसीज जो क्रॉप्स के लिए हानिकारक है। फ्लोरा या फौना के वैसे स्पीसीज जो क्रॉप्स के लिए हानिकारक है या जो बीमारियां फैला सकते हैं, उनको वर्मिंग स्पीसीज कहा जाता है ना। वैसे स्पीसीज जो क्रॉप्स के लिए नुकसानदायक है या फिर जो डिजीज फैला सकते हैं, उन्हें वर्मिंग स्पीसीज कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल रोडेंट्स, है ना, रोडेंट्स जैसे चूहा, रैट, माइस, ये सब रोडेंट्स होते हैं। रोडेंट्स मतलब समझते हैं ना, पेस्ट जो होते हैं, रोडेंट्स। रोडेंट्स मतलब रैट हुए या माइस हुआ, है ना, ये सब रोडेंट्स की गिनती में आते हैं। और ये क्या करते हैं, क्रॉप्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं और साथ ही साथ डिजीज भी फैला सकते हैं, है ना। हाँ, पैथोजन का काम करते हैं। तो अभी आपने हाल में कुछ न्यूज़ में सुना होगा ना कि वर्मिंग, किसी केरला में शायद किसी स्पीसीज को वर्मिंग स्पीसीज डिक्लेयर कर दिया गया। जब आप किसी स्पीसीज को वर्मिंग डिक्लेयर कर देते हैं तो उन्हें कंट्रोल करना पॉसिबल हो पाता है ना। आप उसके रोकथाम के लिए उसको किसी भी उस पर जा सकते हैं, कोई भी एक्शन ले सकते हैं। जब तक वो वर्मिंग स्पीसीज नहीं है तब तक आप एनिमल को आप कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। लेकिन अगर वर्मिंग स्पीसीज डिक्लेयर हो गया तो आप उसको रोकने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं, है ना। तो वर्मिंग स्पीसीज वही होते हैं जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं या किसी तरह की बीमारी को और ट्रांसमिट करते हैं। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, द बिल रिड्यूसेस द शेड्यूल्स टू 4। जो 6 शेड्यूल है उसको 4 शेड्यूल में घटा देगा, 4 शेड्यूल रहने देगा। इसमें से शेड्यूल 1 क्या बताएगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब कोई भी फ्लोरा या फौना है जिसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए वो शेड्यूल 1 में लिस्ट किया जाएगा उसको, है ना। शेड्यूल 2 में लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, जिसको कम प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसको शेड्यूल 2 में रखा जाएगा। शेड्यूल 3 में किसको रखा जाएगा, प्लांट्स को, है ना। शेड्यूल 3 में प्लांट्स को, यानी शेड्यूल 1 और 2 में फौना को यानी एनिमल्स को। शेड्यूल 1 में जो जिन्हें हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए, शेड्यूल 2 में जिसे लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए एनिमल्स को, और शेड्यूल 3 में प्लांट्स को रखा जाएगा। और शेड्यूल 4 में किसको रखा जाएगा, एक नया लिस्ट तैयार होगा। शेड्यूल 4 एक नया लिस्ट तैयार होगा जिसमें साइट्स के अंदर जितने भी एनिमल्स को लिस्टिंग की गई है, साइट्स में लिस्टिंग की गई है कि इन एनिमल का इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा या रेगुलेटेड होगा, उन सारे एनिमल्स के लिस्ट को शेड्यूल 4 में रखा जाएगा, है ना। शेड्यूल 4 में क्या रखा जाएगा, स्पेसिमेन, स्पेसिमेन मतलब स्पीसीज
एनिमल्स या प्लांट का स्पीसीज लिस्टेड अंडर साइट्स, है ना, जो भी प्लांट्स एंड एनिमल जो कि साइट्स के अंदर लिस्टेड है उनको शेड्यूल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में लिस्ट जगह दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्या प्रोविजन है इस एक्ट में, इन्वेसिव एलाइन स्पीसीज। इन्वेसिव स्पीसीज क्या होते हैं? इन्वेसिव एलाइन स्पीसीज क्या होते हैं? एलियन क्या होते हैं? जो हमारे लैंड के लिए एलियन है, मतलब जो हमने फॉरेन स्पीसीज। और इन्वेसिव का मतलब मतलब इन्वेसिव मतलब आपके नहीं, हार्म नहीं कर सकते उसको। इन्वेसिव का मतलब होता है कि वो पूरी तरह से कवर कर लेंगे एरिया को, मतलब जो यहाँ का नेटिव स्पीसीज है उसको हटा देंगे धीरे धीरे वो फैल जाएंगे पूरी तरह से। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ग्रास होते हैं जो पूरी तरह से फैल जाते हैं और वो फॉरेन स्पीसीज है, हमारे यहाँ के नहीं है। कुछ ऐसे ग्रास होंगे जिनका कोई यूज नहीं है, उनका वो क्या करते हैं, इन्वेड करते हैं। इन्वेजन मतलब घुस जाते हैं और फैल जाते हैं, और जो नेटिव स्पीसीज है उनको रिप्लेस कर देते हैं। इससे क्या होता है, या फिर रिप्लेस नहीं भी करेंगे तो क्या करेंगे, वो फॉरेन स्पीसीज इन्वेड करेंगे और जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो खुद ही एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो आसपास का नेटिव स्पीसीज है उन्हें न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा और वो डाई आउट होते जाएंगे। बहुत आपने सुना होगा न्यूज़ में, ऐसे कई सारे स्पीसीज है ना। तो इन्वेसिव एलाइन स्पीसीज को भी रोकने की जरूरत है। गिव ऑथोरिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथोरिटी दी जा रही है कि इनके एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या फिर प्रोलिफिकेशन को ये कंट्रोल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्वेसिव एलाइन स्पीसीज के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोलिफिकेशन को ये कंट्रोल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये ऑथोरिटी दी गई है इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन टू मैनेज ऑल सेंचुरी इन स्टेट। सेंचुरीज क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इसको कौन मैनेज करेगा, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और इसका काम होगा कि सारे सेंचुरीज को मैनेज करना, है ना। स्टेट में जितने सेंचुरीज है, जैसे बिहार है तो बिहार में जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं कितने हैं, एक। तो जितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं सबको मैनेज करेगा ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या अंतर है? सर नेशनल पार्क से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है और उनमें मूवमेंट एक्टिविटी अलाउ नहीं होता है। दूसरा, ठीक है, नेशनल पार्क पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होते हैं जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी कुछ भी अलाउ नहीं है। नेशनल पार्क मतलब गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है किसी खास एरिया को, ओके। और वाइल्ड लाइफ पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, इसको बाद में प्रोटेक्ट किया जाता है। हाँ, नेशनल पार्क बनाया जाता है जिसकी बाउंड्री डिसाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये नेशनल पार्क होगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ हम वहाँ पे प्रोटेक्शन करते हैं। और एक और अंतर है कि नेशनल पार्क में हम फ्लोरा एंड फौना दोनों को हम प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। लेकिन वाइल्ड लाइफ में जनरली एनिमल स्पेसीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, किसी खास एनिमल, किसी खास स्पेसीज को, है ना। जैसे किसी खास जगह पे कोई खास स्पेसीज है एनिमल का या बर्ड का, तो उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको स्पेशली प्रोटेक्ट किया जाता है उस एरिया में, है ना। तो ये डिफरेंस है। और जो बायोडाइवर्सिटी जो बायोडाइवर्सिटी पार्क होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी नहीं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसका काम क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व स्पीसीज को प्रोटेक्ट करता है। स्पीसीज मतलब तीन तरह के बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो बायोडाइवर्सिटी का तीन तरह के होते हैं, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी बताते हैं, जीन बायोडाइवर्सिटी, स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो जितने भी सेंचुरी होंगे, या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बर्ड सेंचुरी, दोनों आ सकता है इसमें, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी। तो जितने भी सेंचुरी होंगे किसी स्टेट में उसको कौन मैनेज करेगा, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व्स टू बी डिक्लेयर्ड बाय स्टेट एंड सेंटर। इसमें ये प्रोविजन दिया गया है कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास, है ना, फ्लोरा और फौना को अगर आपको लगता है कि उसके आसपास भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो उसको आप कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर सकते हैं, है ना। स्टेट भी कर सकते हैं और सेंटर भी कर सकते हैं, दोनों के पास पावर है।
कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क के आसपास जो एरिया है वहां भी आपको लग रहा है कि फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है या उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो उसको आप कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं। और कंजर्वेशन रिजर्व जब डिक्लेयर होगा तो बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं उसको रोक दिया जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, है ना। जैसे इंडस्ट्री वहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है उसके 100 किलोमीटर एरिया के अंदर, है ना। तो इसलिए ऐसा बोला गया है कि जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, उसके पास आसपास का जो एरिया है उसको आपको लगता है कि वहाँ भी फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो आप उस एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर सकते हैं, स्टेट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजंस हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल का, जो अभी पास नहीं हुआ है क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ इस पर आपत्ति जताई है, अपने रिपोर्ट दिया है जिसमें बोला है कुछ स्पेसीज को छोड़ दिया गया है। तो उन स्पेसीज को फिर से आप लिस्ट कीजिए, उसके बाद फिर वो जब तक अप्रूव नहीं होगा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से तब तक ये आगे नहीं होगा इसमें, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, दैट्स ऑल।